हेलो एवरीवन। मैं अपनेश कुमार टारगेट विद अपनेश में आपका स्वागत करता हूं TWA परिवार में। और ये आपके लिए ये चैनल बनाया है, ठीक है। और इसमें आज पहली क्लास साइंस की उन्हें स्टार्ट जा रही है और साइंस के लिए एक सर आए, उन्हें ऑफलाइन का बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और आज ये ऑनलाइन में इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और आपको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। और मैं सर को आमंत्रित चाहता हूँ, अरुण सर आए। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण सर, आप जो हमारे परिवार के हिस्सा बने और हम आपके शुक्रगुजार हैं। और सर आप बच्चों को साइंस पढ़ाएंगे और बच्चे आप सही से पढ़ो और सही से समझो। सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप पढ़ेंगे तो आप भी सोचेंगे कि क्या कमाल का पढ़ाते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। और आप हमारे परिवार के हिस्सा बने और आप पढ़ाइए सर, आगे आप बताइए। हेलो एवरीवन, पहले तो सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं जैसे कि सर ने बताया आपको टारगेट विद अपनेश में साइंस की क्लास लूँगा आपकी, ठीक। मैं अपनी तारीफ अपने मुँह से ही क्या करूँ, जैसे कि आपको 2-3-4 दिन में पता ही चल जाएगा, ठीक। तो आज मैं पहली क्लास लेके आया हूँ आपके सामने साइंस की, ठीक। तो मेरे साथ इसका लुत्फ़ उठाएँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र। अब अगर मैं श्वसन तंत्र पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इससे पहले मैं श्वसन समझाना चाहूँगा आपको, श्वसन क्या होता है। तो अगर मैं श्वसन की बात करता हूँ, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सांस लेते हैं। हम एक शब्द में अगर इसको बोलना चाहें तो इसे हम श्वासोच्छ्वास बोलेंगे। अर्थात ये श्वासोच्छ्वास क्या है? ये श्वासोच्छ्वास मतलब सांस लेना और छोड़ना, अर्थात इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सांस लेना और सांस छोड़ना, इसका मतलब होता है श्वासोच्छ्वास, ठीक। अब हम बताएंगे आपको कि ये जो श्वसन तंत्र है 2 तरीके का होता है। एक तुम्हारा आंतरिक श्वसन तंत्र यानी एक्सटर्नल, वो इंटरनली, और दूसरा तुम्हारा बाह्य श्वसन तंत्र जिसे हम बोलेंगे एक्सटर्नली रेस्पिरेटरी, ठीक। अब पहला आज हम स्टार्ट करेंगे बाह्य श्वसन तंत्र अर्थात एक्सटर्नली रेस्पिरेटरी, ठीक। तो जैसे कि आपके सामने ये डायग्राम प्रस्तुत है, तो इससे हम समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि बचपन में हमने जो कुछ पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। अब हम लेते क्या हैं श्वास में? ज़्यादातर बच्चे बोलते हैं कि हम श्वास में ऑक्सीजन लेते हैं, अच्छी बात है ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हम ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ हम कुछ और भी लेते हैं, वायु लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे हवा मौजूद है, मैं जिस स्टूडियो में पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे हवा मौजूद है, तो क्या मेरी नाक में ऐसा कोई फिल्टर थोड़ी ना लगा है कि मैं ऑक्सीजन उठा लूँ और बाकी गैसों को बाय बाय बोल दूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो मैं क्या करूँगा, मैं सारी गैसों को अपने अंदर लूँगा और जिसको मेरे शरीर में जिस गैस की आवश्यकता होगी वो मेरी बॉडी खुद ही उसको एब्जॉर्ब कर लेगी। जैसे कि ऑक्सीजन की हमें ज़्यादा आवश्यकता होती है तो हम क्या कर लेते हैं, अपने अंदर ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक। इसीलिए हम बोल देते कि ऑक्सीजन लेते हैं। दरअसल हम ऑक्सीजन नहीं लेते, क्या लेते हैं? वायु। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जो ऑक्सीजन गैस होती है ना, ये दरअसल ज्वलनशील गैस होती है। अगर हम सिर्फ ऑक्सीजन गैस लेंगे तो हमारी बॉडी में जलन पैदा हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता है बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी भी चीज़ को जलाया नहीं जा सकता। तो कुल मिला के बात यह है कि हम श्वास में वायु लेते हैं, ठीक, वायु लेते हैं, और मतलब सारी हवाओं का मिश्रण यानी सारी गैसों का मिश्रण। तो मेनली हमारे शरीर में जिसका काम होता है वो होती है ऑक्सीजन। तो हम ऑक्सीजन कितना लेते हैं? हम अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेते हैं O2 21%। कितना लेते हैं? 21%। और बाकी और गैसें भी, जितनी भी वायुमंडल में गैसें मौजूद हैं, हम सभी की सभी एब्जॉर्ब करते हैं अपने अंदर। जैसे ऑक्सीजन 21% मौजूद है तो हम 21% ही लेते हैं, और तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड वो भी मौजूद है तो हम उसे भी 0.03% लेते हैं। बाकी नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% मौजूद है। कितनी? 78% मौजूद है, तो हम 78% क्या लेते हैं? नाइट्रोजन N2 78%। बाकी और जितनी भी गैसें हम सभी की सभी लेते हैं। मेनली ये 3 गैस मैन है तो हम तीनों को ही बताते हैं, ठीक। तो जब हम सांस लेने की क्रिया करते हैं तो मेनली सारी हवाएं लेते हैं, जिसमें से 3 ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम लेते हैं इनको इतना है, लेकिन छोड़ते कितना है? लेते हैं जब इनको
तब इतना लेते हैं, जब इनको छोड़ते हैं तो छोड़ते कितना है। देखो जब हम इन्हें छोड़ते हैं तो 21 की बजाय हम छोड़ते हैं 17%। कितना? 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड हमने इतनी ली थी, लेकिन अब हम जब इसको छोड़ेंगे तो छोड़ेंगे 4%। कितना छोड़ेंगे? 4%। और नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कोई काम नहीं है, तो हम इसको जैसा का तैसा निकाल देंगे। तो आप देख सकते हो कि हमारे शरीर में किसका यूज हुआ? ऑक्सीजन का यूज हुआ। इसीलिए हम बोल देते हैं कि हम श्वसन में ऑक्सीजन लेते हैं, लेकिन हम सारी गैसों को लेते हैं जिसका काम होगा हमारी बॉडी में, उसे वो आवश्यकता अनुसार खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगी। तो ऑक्सीजन 21% लेते हैं, लेकिन छोड़ते हम 17% हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत पॉइंट यानी मामूली मात्रा में लेते हैं, लेकिन छोड़ते कितने? 4%। क्योंकि यहाँ पे जो ऑक्सीजन की कमी हुई है ना 4%, वो लगभग इसमें जुड़ गई। क्योंकि वो जो ऑक्सीजन तुम्हारी बॉडी में जली हुई है वो किसी न किसी रूप में निकलेगी ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके बाहर निकल जाएगी। बाकी नाइट्रोजन जितनी ली है आपने उतनी आप निकाल दो। ठीक, अब इसके बाद में हम बात करते हैं श्वसन अंग की। तो श्वसन अंग तो कई तरीके के होते हैं, जैसे हम बात करते हैं श्वसन अंग की। श्वसन अंग, अब देखो ये भैया श्वसन अंग क्या होते हैं। तो श्वसन अंग मनुष्य में यानी मानव जो होता है ना, मानव में श्वसन अंग होते हैं तुम्हारे फेफड़े। ठीक, मानव में फेफड़े। वैसे ही पक्षी जो होते हैं ना, पक्षी, उनमें भी क्या होते हैं? फेफड़े। और फेफड़ों के अलावा आगे पढ़ोगे उनके पास एक अतिरिक्त वायु कोष्ठक और होता है जिसमें हवा वो भर सकते हैं, हवा की थैली जिसे बोलते हैं। बाकी पक्षियों के अलावा तुम्हारी जो मछली होती है, मछली ये गलफड़ से सांस लेती है, गल। ठीक, और मछली के अलावा और कुछ भी जीव हैं, जैसे तुम्हारा मेढक। मेढक, ये जो मेढक होता है ये बड़ा हरामी किस्म का है। ये 3 तरीके से सांस लेता है। जब ये बच्चा होता है ना, जब पैदा होता है, तो इसकी फॉर्म कुछ मछली की तरह होती है, तो ये पानी में रहता है, तब ये सांस लेता है गलफड़ से। तो ये 3 तरीके से मेनली सांस लेता है। एक तो गलफड़ से, और जब ये बड़ा हो जाता है ना तो ये फिर सांस लेता है फेफड़ों से। फेफड़ों से। और जब ये निष्क्रिय अवस्था में यानी जमीन के नीचे जाता है तब ये सांस लेता है अपनी त्वचा से। तब ये सांस लेता है अपनी त्वचा से। तो मेढक मेनली 3 तरीके से श्वसन करता है। ये मेन पॉइंट है, इसलिए मैंने ये तुम्हें बता दिया। जैसे कि मानव फेफड़ों से सांस लेता है, पक्षी भी फेफड़ों से सांस लेते हैं, मछली गलफड़ से लेती है, और मेढक वही गलफड़, फेफड़े और त्वचा तीनों तरीके से लेता है। इसीलिए मैंने ये आपको बता दिया। अब हम आते हैं अपने टॉपिक। टॉपिक क्या है हमारा? श्वसन तंत्र 2 तरीके का है, आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन। तो आज पढ़ेंगे हम बाह्य श्वसन। तो जब बाह्य श्वसन तंत्र पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम जहां से सांस हमारे अंदर प्रवेश करती है वहां से स्टार्टिंग करते हैं। तो पहला हमारी श्वास नोजल। नोजल जैसे कि लिखा हुआ है नासा छिद्र। नासा छिद्र यानी हमारी जो नाक की जो छेद हैं वहां से हम श्वास एंटर करते हैं। ठीक है, तो सांस सबसे पहले जाती है आपके नोजल के पास, नासा छिद्र के पास। उसके बाद श्वास पहुंचती है आपकी फेरिंग्स। जैसे कि आप सांस सभी ने मुंह फाड़ा होगा, मुंह फाड़ने के बाद में पीछे मुंह के आपकी दीवार दिखाई देती है, एक कवर सा दिखाई देता है पीछे की साइड। ये जो दीवार है इसे हम बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। हिंदी में इसे ग्रसनी बोलते हैं। ठीक, तो इस फेरिंग्स का काम क्या है? यहाँ मेनली फेरिंग्स, यहाँ इसको फेरिंग्स बोलेंगे। ठीक, अब इसके बाद में श्वास फेरिंग्स के बाद में अगला रास्ता पड़ेगा तुम्हारा लैरिंग्स। लैरिंग्स को हिंदी में बोलते हैं स्वर तंत्र, या हम बोल सकते हैं वॉइस बॉक्स, यानी जो कंठ, जहां से मेनली आवाज, बचपन में सबने खेल करे होंगे, वो गर्दन में मार के हाथ तरह तरह की आवाजें निकाली होंगी, वही है तुम्हारा ये वॉइस बॉक्स। ठीक है, ये वॉइस बॉक्स होता है जिसे हम अंग्रेजी में लैरिंग्स बोलते हैं और हिंदी में स्वर यंत्री बोलते हैं। ठीक, मेनली हम सभी कंठ बोल देते हैं, इसे क्या बोलते हैं? कंठ। अब इसके बाद जाती है श्वास तुम्हारी इस नली के अंदर। ये जो तुम्हें पाइप सा दिखाई दे रहा है ना, इसे दरअसल ट्रैकिया बोलते हैं, श्वास नली बोलते हैं इसे। ठीक, इसमें श्वास जाती है। उसके बाद अब आप ये बोल रहे हो कि सर ये क्या है गोल गोल छल्ले से? बेटा कोई भी चीज सही, जैसे आपकी पूरी बॉडी को कवर करने के लिए भगवान ने इसके ऊपर स्किन बनाई है ना, वैसे ही इसके ऊपर भी एक
हाइलिन कार्टिलेज ये एक उपास्थि है जिसका कवर चढ़ा दिया है। क्यों? क्योंकि ये पाइप जो होता है बहुत ज्यादा मुलायम होता है, तो जैसे कि कभी भी तुम सो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो एक्टिविटी, जिससे ये दब के चिपक ना जाए। अगर ये चिपक गया पाइप तो तुम्हारी डेथ हो जाएगी। इसीलिए ये हाइलिन कार्टिलेज का इसके ऊपर कवर चढ़ा होता है जो इसे पिचकने नहीं देती। एक प्रकार का स्प्रिंग मान लो इसे, दबेगी तो अपने आप पहले जैसी हो जाएगी। ठीक, इसके बाद में श्वास इससे नीचे आती है और ये तो भाग तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, इन्हें बोलते हैं हम ब्रोंक्यूलस, या हम ब्रोंकाई बोल लेते हैं इसे, श्वसन का ब्रोंकाई। सॉरी, अभी ब्रोंकाई बोल दिया मैंने, इसे ब्रोंकाई ही बोलते हैं। ठीक, ब्रोंकाई, इसे क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई, श्वसन का। अब ये जो श्वसन का है दो भाग में बटी हुई है। इसके बाद ये तुम देख रहे हो आगे जाके कई सारे रास्ते बन गए। इस सभी रास्तों को हम बोलते हैं ब्रोंकाई। इसे हम ब्रोंक्यूलस बोलते हैं और इसे ब्रोंकाई। ठीक, अब ये जो ब्रोंकाई है दो भागों में, नलिकाओं में, छोटे छोटे नलिकाओं में बढ़ जाती है। ये ब्रोंकाई आगे चल के इससे ये जो तुम्हें कूपिकाएं दिखाई दे रही हैं, इन्हें अंग्रेजी में एल्वियोली बोलते हैं। मेनली फेफड़ों के अंदर यही काम करते हैं। फेफड़े तो एक कवर हैं, इनके अंदर एल्वियोली फिल्टर का काम करते हैं। जैसे ही श्वास जाएगी एल्वियोली फूलेंगे और पिचकेंगे। इस प्रक्रिया में तुम्हारे फेफड़े फूलते पिचकते हैं, वो एल्वियोली के चक्कर में। गुब्बारे की तरह होती हैं, जैसे ही इनमें हवा भरती है तो फूल जाती हैं और जैसे ही हवा निकलती है। ठीक, ये एल्वियोली क्या करती हैं कि यहाँ तुम्हारे नासा क्षेत्र में जब वायु प्रवेश करी थी तो वायु में ऐसा तो था नहीं कि पूरी वायु स्वच्छ हो। जैसे कि आज का वातावरण कैसा हो चुका है, दूषित हो चुका है, तो उसमें धूल मिट्टी के भी कण होंगे। तो इसीलिए भगवान ने पहले तो तुम्हारी नाक में छोटे छोटे बाल दिए हैं। ठीक, तो ये जो बाल होते हैं उन सभी चीजों को रोक लेते हैं। इसके बाद में तुम्हारी नाक में एक म्यूकस पाया जाता है। म्यूकस नाम की एक ग्रंथि होती है जिससे म्यूकस निकलता है। चिपचिपा पदार्थ तुम देखते हो ना नाक जैसा, नॉर्मली वो निकलना जरूरी है। दिन भर में लगभग 1 लीटर समथिंग निकलता होगा और अंदर ही चला जाता है। उसका काम क्या है कि वो चुम्बक की तरह काम करता है। जैसे तुमने श्वास अंदर ली तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल धूल के हैं उनको अपनी तरफ क्या कर लेगा? आकर्षित कर लेगा, उन सबको चिपका लेगा। अब बची हुई गंदगी जो श्वास में बची है, बाकी तो फिल्टर यही होगी, नाक में ही होगी। उसके बाद में यहां पर आकर के इन कूपिकाओं में फिल्टर होता है। इनमें बहुत छोटे छोटे से छेद होते हैं, ये बहुत सारी होती हैं, एक दो यहाँ पे दिख रही है, बहुत सारी होती हैं। इनमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जिनसे हवा फिल्टर होकर के तुम्हारे फेफड़ों में। ठीक, अब फेफड़े जो होते हैं ये दो होते हैं, सबको पता है। मेनली फेफड़े कितने होते हैं? 2। अब इन फेफड़ों की अगर मैं बात करता हूं तो बायां फेफड़ा और दायां फेफड़ा, दाएं फेफड़े की अपेक्षा बायां फेफड़ा थोड़ा बड़ा होता है। थोड़ा शायद मिस्टेक होगी। ये जो हमारा बायां फेफड़ा है, बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े की अपेक्षा थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि इस साइड होता है तुम्हारा हार्ट, तो हार्ट के नीचे ये थोड़ा दबा हुआ होता है, इसलिए ये छोटा होता है, थोड़ा ये बड़ा होता है। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही श्वास तुम्हारी पहुंचेगी, अब ये जो फेफड़े दिख रहे हैं इनकी डबल लेयर दिखाई देगी। तो फेफड़े डबल लेयर होते हैं, यानी इनकी दोहरी झिल्ली होती है। और इस झिल्ली का नाम क्या होता है? तो इस झिल्ली का नाम है बेटा प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक, तो फेफड़ों की जो झिल्ली होती है उसे हम बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। ठीक, अब फेफड़ों में हवा आई, ठीक, आपने ले ली, क्या फेफड़े ही हवा लेते हैं? फिर छोड़ोगे कैसे? तो छोड़ने के लिए एक अलग तंत्र दिया है इसमें, जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। जैसे आपने हवा ली और हवा छोड़ी, मेनली यही करते हो तुम, सांस लेते हो और छोड़ते हो। लेकिन सांस तो ले ली पर छोड़ोगे कैसे? छोड़ने के लिए डायफ्राम काम करता है। जब भी तुम सांस लेते हो ना तो ये नीचे की तरफ खींचता है, तो सांस नीचे को खींच के आती है। जब छोड़ते हो तो ये ऊपर की तरफ उठता है। ठीक, जब ये उठता है उस टाइम पर सांस तुम बाहर निकाल देते हो। अब इसका मैं अच्छा एग्जांपल देता हूं। बचपन में जब तुम्हें कोई मारता है तो मारने के बाद में अक्सर करके तुम्हारी श्वास अटक जाती है, जिसे हम बोलते हैं बच्चे की श्वास अटक गई, इसको लाओ पीटो है। तो ऐसा होता क्या है कि ये जो डायफ्राम है ये अटक जाता है, जिससे श्वास अटक जाती है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो कैसे रोते हैं सबको पता है, तेज जैसे चिल्ला चिल्ला के रोते हैं। तो ऐसा करने पर जल्दी जल्दी तो ये जो डायफ्राम है ये अटका रह जाता है, जिससे श्वास छोड़ने में दिक्कत हो जाती है और कुछ टाइम के लिए श्वास अटक जाती है। बोलते हैं बच्चे की श्वास ही नहीं आ रही है, इतनी बुरी से कौन मारता है, ऐसा होता है। ठीक है, तो इस डायफ्राम का काम है श्वास को छोड़ने का। ठीक, अब जैसे तुम्हारी बॉडी में मस्तिष्क एक इंपॉर्टेंट भाग है,
हार्ट जैसे इंपॉर्टेंट भाग है, वैसे ही डायफ्राम भी इंपॉर्टेंट भाग है। अगर ये टूट गया तो तुम्हारी डेथ कंफर्म है, निश्चित है तुम्हारी डेथ। क्यों? तुमने देखा होगा, जैसे बाइक पे जाते हैं तो हम हेलमेट लगाते हैं, और गाड़ी में बैठते हैं तो हमें सीट बेल्ट क्यों बंधवाते हैं? क्योंकि गाड़ी में तो सारी व्यवस्थाएं होती हैं, फिर भी सीट बेल्ट। कारण ये है कि जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो ये तो सबको पता है कि जान है तो जहान है भाई, ये डायफ्राम टूटा तो क्या होगा, इसलिए सीट बेल्ट बांधते हैं कि जब सीट बेल्ट बंधी हुई होती है तो अगर कोई भी हादसा होता है तो हमारा ये जो चेस्ट है, ये वक्षगोह में ही तो हमारे फेफड़े होते हैं, तो जब ये टकराते हैं ना स्टीयरिंग से या अदर किसी से लगते हैं तो हमारा डायफ्राम डैमेज हो जाता है, और डायफ्राम डैमेज होने से हमारी डेथ हो जाती है। इसीलिए हम सीट बेल्ट बांध के रखते हैं। तो अभी आपको ये समझ में आ गया, सांस लेना, सांस छोड़ना, ठीक। और अब मेरे साथ एक बार इसका रिवीजन कर देते हैं। देखो, सबसे पहले आपने सांस ली नोजल से, तो सबसे पहले आपने सांस ली नोजल, यानी जिसे हम नासा छिद्र बोलते हैं, तो नोजल, फिर आपकी सांस कहां पहुंची? फेरिंग्स, फिर कहां पहुंची? लैरिंग्स, फिर कहां पहुंची? ट्रैकिया, फिर कहां पहुंची? ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूलस, और फिर एल्वियोली, और एल्वियोली के बाद फेफड़े। अब इसके बाद तुम्हारा स्टार्ट होगा आंतरिक श्वसन, जिसमें आपको मेनली पता चलेगा कि श्वास का कार्य क्या है। अभी तो यहाँ पे तुमने बस इतना पढ़ा है कि श्वास ली और छोड़ दी, लेकिन ये वाला जो श्वसन है तुम्हारा आंतरिक, इसमें आपको पता चलेगा कि श्वास का मेनली तुम्हारी बॉडी में काम है क्या। क्या इतना ही काम है कि श्वास को लेना और छोड़ना, या इससे कुछ ज्यादा? ये इसमें आपको पता चलेगा। ये मैं नेक्स्ट वीडियो जब कल बनाऊंगा तब ये आपको समझाऊंगा, ठीक। और एक बार और रिवीजन करना चाहो तो कर लो। सबसे पहले नासा छिद्र, फिर नासा कपाट, जिसे हम क्या बोलते हैं? फेरिंग्स, ठीक है। तो नोजल, उसके बाद फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, उसके बाद ट्रैकिया, फिर उसके बाद ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूलस, एल्वियोली, और फाइनली फेफड़े। और वहां से अब तुम्हारी श्वास अंदर जाएगी, जो कल में पढ़ा, ठीक।